नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन में बैंड ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रेक क्या काम आते हैं। ब्रेक किसी भी चलती हुई मशीन में, यानी चलती हुई मशीन का मतलब उसकी शाफ्ट या पुली या उसका ड्रम को रोकने के काम आता है। वो रोकता कैसे, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है, मशीन जब चल रही है उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसको ब्रेक लगाकर हम यहां जो हम ब्रेक पढ़ रहे हैं ये फ्रिक्शन ब्रेक है, यानी घर्षण के कारण इस ड्रम पर ब्रेक लगता है। तो घर्षण के कारण इस शाफ्ट की गतिज ऊर्जा को हम ऊष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं, या यूं कहें ब्रेक क्या करता है, उसकी गतिज ऊर्जा को सोख लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ब्लॉक टाइप, ठीक है, बैंड टाइप या ब्लॉक एंड बैंड टाइप। और एडवांस ब्रेक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी हो सकते हैं, एडी करंट उनमें यूज होती है। लेकिन यहां पर आज जो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे वो है बैंड ब्रेक्स। बैंड ब्रेक दो तरह से हो सकते हैं, एक तो सिंपल, दूसरा डिफरेंशियल। ये मैं भी यहां सब आपको समझाऊंगा ये क्या चीजें हैं, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं बैंड क्या होता है। देखिए, बैंड बेसिकली, बैंड का मतलब यहां पर है एक पट्टा, चपटी बेल्ट हो सकती है, लेदर की हो सकती है, या स्टील रेनफोर्स, जैसे अपने टायर आते हैं, रबर होता है, उसके अंदर स्टील के तार होते हैं मजबूती देने के लिए। तो वो कोई भी एक चपटा फ्लैट पट्टा या बेल्ट टाइप कोई पीस हो सकता है, जो मैंने यहां पर। अच्छा, ब्रेक लगेगा किस पर? ड्रम पर। ड्रम क्या चीज होती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में जहां पहिया एक्सल पर कसा हुआ था वहां एक इस तरह से गोल आकृति होती है, ड्रम टाइप या एक डिब्बे की तरह की आकृति होती है, जिसमें अंदर ब्रेक सिस्टम लगा हुआ होता है। तो उसको हम बोलते हैं, जो डिब्बे के आकार की आकृति है उसको बोलते हैं ड्रम, ठीक है। तो ये जो ड्रम है ये शाफ्ट के ऊपर कसा हुआ होता मशीन की, उसके चारों तरफ ये पट्टा या बेल्ट होती है, जिसको मैंने यहां पर येलो कलर से दिखाया है। शाफ्ट या ब्रेक ड्रम को मैंने यहां पर व्हाइट कलर के सर्कल से दिखाया, ऐसा ही इसी चित्र में दिखाया है। परिस्थितियां दो प्रकार की हो सकती हैं कि या तो शाफ्ट क्लॉकवाइज घूम रही होगी या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही इसमें भी होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब ब्रेक कैसे लगता है, तो देखिए, ब्रेक ये केवल समझाने के लिए चित्र, ब्रेक फोर्स अप्लाई करने के लिए, यानी ब्रेक फोर्स पी लगाने के लिए कोई भी लीवर या फुट पेडल कुछ भी यूज किया जा सकता है। यहां पर ये जो पीला पट्टा है या बेल्ट है, इस तरह से चपटा पट्टा है, ये एक चपटा पट्टा है जो इसके चारों तरफ है, ये एक लीवर है। लीवर जो है बिंदु ए पर फलक्रम के द्वारा लगा हुआ है। फलक्रम का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं ये एक लीवर है OBC, इस तरह से यहां पर एक पिन लगी है जिसके सापेक्ष ये ऊपर नीचे यूं चल सकता है। समझ में आया? अर्थात ये बिंदु जो है लीवर का फिक्स है, बाकी इसके सापेक्ष ये इस तरह से दोलन या ऑसिलेटरी मोशन ये कर सकता है। अब बैंड का, यानी इस पट्टे का एक सिरा मैंने इस बिंदु पर कसा, इसके ऊपर से होते हुए दूसरा सिरा मैंने यहां कस दिया, ठीक है। चित्र में जैसा दिखाया गया है, ड्रम किस दिशा में घूम रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है इसी व्यवस्था में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर देखिए, जब हमने बिंदु सी पर एक ब्रेकिंग फोर्स P ऊपर की तरफ लगाया तो ये लीवर ऊपर जाएगा, इस तरह से ये लीवर ऊपर जाएगा। जब ये लीवर ऊपर इधर से ऊपर जाएगा तो बिंदु B भी ऊपर जाएगा। क्या बिंदु O कहीं जाएगा? नहीं, क्योंकि इसके सापेक्ष तो ये यहां पर कसा हुआ है इस तरह से, तो ये बिंदु A यहीं, O यहीं रहेगा, जिसको हमने क्या बोला है? फलक्रम, ठीक है। तो जब हम C पर बल ऊपर की तरफ लगाते हैं, ये ब्रेकिंग फोर्स P है, तो B ऊपर जाएगा, अर्थात ये जो बेल्ट है ये बिंदु फिक्स रहेगा और ये बिंदु ऊपर जाएगा। तो बेल्ट इस ड्रम के ऊपर कसेगी। जब ये ऊपर जाएगा, अगर मैं आपसे वैसे ही कहता कि इसको यहां से पकड़े रखो और इसको कसो इस ड्रम के ऊपर, तो आप ऊपर ही खींचते हैं, तो इसलिए ये इस पर कसेगा। जब ये इस पर कसेगा, यानी ये जो बैंड है, पीले रंग का बैंड है, ब्रेक ड्रम के ऊपर कसेगा तो घर्षण लगेगा। घर्षण लगेगा तो ये ब्रेक ड्रम की घूर्णन गति
कम हो जाएगी या बिल्कुल रोकना चाहते हैं तो बिल्कुल रुक जाएगी। क्लियर है चीज? क्यों रुकी? घर्षण के कारण। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो क्या हो गया? बैंड और ब्रेक ड्रम के बीच में घर्षण होना जरूरी है। घर्षण को हम किससे दर्शाते हैं? घर्षण गुणांक म्यू से दर्शाते हैं। जितना ज्यादा म्यू का मान होगा उतना ही घर्षण ज्यादा होगा। तो आप ये बताइए कि हमें ब्रेक्स में म्यू का मान कम रखना चाहिए, ज्यादा? बिल्कुल स्पष्ट है, चूंकि हमें घर्षण बल अधिक से अधिक चाहिए इसलिए म्यू का मान अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं थोड़ा सा कि जब हम इस पे P बल लगाते हैं तो ये कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए हमने थ्योरी ऑफ मशीन में ही बेल्ट ड्राइव में टेंशन रेशो पढ़ा था, मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का अनुपात। उसका सूत्र होता है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है कि जो बेल्ट है वो पुली पर कितने कोण पर टच है। मान लेते हैं ये यहां तक टच है इस तरह से, तो देखिए इतने कोण पर टच है, तो ये जो कोण है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा कहलाता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। तो ये T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा। अब देखिए T1 कौन सा होगा, T2 कौन सा होगा? बिल्कुल स्पष्ट है, जब मैंने P ऊपर की तरफ लगाया तो बिंदु B ऊपर गया, तो ये इस तरह से, यानी ये जो बेल्ट का हिस्सा है या पट्टे का हिस्सा है या बैंड का हिस्सा है ये ऊपर जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो निश्चित रूप से इसमें तनाव ज्यादा होगा और इसमें तनाव कम होगा। ज्यादा तनाव को अपन लिखते हैं T1 से और कम तनाव को लिखते हैं T2 से, यानी ये टाइट साइड हो गई और ये स्लैक साइड हो गई, क्योंकि इधर से ये जो ड्रम है ये इस बेल्ट को अंदर की तरफ खींचेगा घर्षण के कारण, तो इसमें तनाव बढ़ेगा। यहां से ये इसको छोड़ेगा तो इसमें तनाव घटेगा। क्लियर है चीज? अब ब्रेकिंग टॉर्क कैसे कैलकुलेट करें कि हमें P के द्वारा कितना आघूर्ण इसमें पैदा करना चाहिए। तो देखो आघूर्ण कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष जिस बल का आघूर्ण ज्ञात करना है उस बल की उस बिंदु से लंबवत दूरी गुणा बल, ये होता है आघूर्ण। ठीक है, तो देखिए मैंने कैलकुलेशन के लिए क्या किया कि इस बिंदु O यानी फलक्रम के सापेक्ष लगने वाले सभी बलों का आघूर्ण लिया। तो देखो कौन कौन से बल लग रहे हैं, T2, T1 और C पर P, जो हम खुद लगा रहे हैं ब्रेक लगाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो P है। तो देखिए ये जो T1 है ये इस पुली के ऊपर जो बैंड वाला हिस्सा उस पर है, तो ऊपर से ये नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे ही ये इधर लगेगा। ठीक है, ये T2 इस बिंदु O के लिए T2 बाहर, बिंदु B के लिए T1 बाहर। तो देखिए क्या हुआ आघूर्ण, इसके कारण आघूर्ण कितना हुआ, P इंटू ये दूरी L। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यो घुमाएगा, वो मैंने लिखा P इंटू L। और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो T1 नीचे लगेगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, कितना होगा T1 इंटू B, तो बराबर हो गया T1 इंटू B। क्या इसके कारण कोई आघूर्ण होगा? T2 के कारण नहीं होगा। क्यों? जिस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण ले रहे हैं, हम आघूर्ण ले रहे हैं बिंदु O यानी फलक्रम के सापेक्ष, तो यदि बल उसी में से होकर गुजरता है तो उसका आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि बल की दूरी घूर्णन बिंदु से 0 है, तो वो आघूर्ण 0 हो गया। तो इसका मतलब P1 इंटू L एंटी क्लॉकवाइज और T1 इंटू B क्लॉकवाइज, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही तो ये तो हुआ जब ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता और यही व्यवस्था होती तो इधर से तो टेंशन बढ़ता और इधर टेंशन घटता, यानी ये हो जाता T1 और ये हो जाता T2। तो उस केस में इसका आघूर्ण नहीं होता, केवल T2 का होता, तो ये सूत्र हो जाता। तो इन सूत्र का प्रयोग करते हुए हम P का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सिंपल बैंड ब्रेक। अब आता है डिफरेंशियल। देखो फर्क केवल कितना सा है, यहां पर बैंड का एक सिरा हमने फलक्रम पर, यानी जिसके सापेक्ष लीवर घूमता है उसी पर हमने कसा। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर फलक्रम बिंदु है O, अर्थात ये इस तरह से है O। यदि मैं इसको ऊपर नीचे करूंगा तो ये हिस्सा ऊपर नीचे होगा। यहां पर लीवर का अंतिम सिरा मैंने फलक्रम बनाया था, यहां पर लीवर का अंतिम सिरा फ्री है, बीच में कहीं मैंने फलक्रम बनाया है, यानी जिसके सापेक्ष लीवर इस तरह से घूम सकता है। बाकी व्यवस्था वो की वही है। यहां पर ड्रम किस दिशा में घूम रहा है इस चित्र में, क्लॉकवाइज। मैंने फलक्रम से L दूरी पर नीचे की तरफ P बल लगाया जो ब्रेक लगाएगा।
ठीक है। बैंड ब्रेक जो है उसका एक सिरा मैंने बिंदु ए पर कसा जिसकी फलक्रम से लंबवत दूरी ए है, स्मॉल ए, और दूसरा सिरा मैंने बिंदु बी पर कसा, ये बिंदु बी है जिसकी फलक्रम से लंबवत दूरी है बी। अब देखिए बी चित्रानुसार बी कम है, ए ज्यादा है, ठीक है। तो जब मैं इसको नीचे करूंगा तो B जो है कम दूरी तक नीचे जाएगा लेकिन A की दूरी ज्यादा चलेगी क्योंकि ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है। यानी ये मान लीजिए त्रिज्या ज्यादा है तो ये समान कोण घूमेंगे, 10 डिग्री इसको घुमाता हूं और 10 डिग्री इसको घुमाता हूं तो ये दूरी कम होगी और ये दूरी ज्यादा होगी। अर्थात यदि मैं इसको नीचे करता हूं तो बेल्ट का हिस्सा जो नीचे आएगा वो कम होगा और जो ऊपर जाएगा वो ज्यादा होगा। अर्थात इधर से बेल्ट कसेगी, यानी बेल्ट इधर से ऊपर जाएगी। अब आप देखिए ये यूं घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, तनाव ज्यादा होगा क्योंकि ये इसको खींचेगा, और इधर से बेल्ट फ्री होगी तो यहां पर तनाव कम होगा। चित्र वो का वही है, केवल इसकी स्थिति मैंने बदल दी, यहां ने कसकर ये लीवर को आगे बढ़ाकर वहां कहीं कसा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, क्योंकि ये जो है इन दोनों में अंतर पैदा कर देगा आघूर्ण में। यहां इसके कारण कोई आघूर्ण नहीं है। देखिए यहां माइनस में कोई और आघूर्ण नहीं आ रहा लेकिन यहां आएगा, ठीक है, यानी डिफरेंस पैदा हो जाएगा। अब क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, व्यवस्था वही है, ब्रेक लगेगा इसमें। जब ये बेल्ट या बैंड जो इस ड्रम के ऊपर कसेगा तो ब्रेक लगेगा। चूंकि ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो इधर T1 होगा यानी तनाव ज्यादा होगा, इधर तनाव कम होगा। तो सूत्र एक तो यही काम आएगा, T1/T2 = e⁻μθ। फिर हम बिंदु O के सापेक्ष यानी फलक्रम के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं। तो देखिए मैंने जैसे वहां बताया पुल्ली के लिए T1 ऊपर है तो इस लीवर के लिए T1 नीचे की तरफ होगा। तो क्या हो गया, देखिए P1 × L क्लॉकवाइज होगा लेकिन T1 × B भी क्लॉकवाइज, ये नीचे है तो नीचे ही घुमाएगा इसको, दोनों जुड़ेंगे बराबर। इधर देखिए ये होगा T2, तो इसके सापेक्ष T2 है तो ये T2 यूं घूमेगा, यानी ये T2 यूं घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों इस लीवर को कैसे घुमाने की कोशिश करेंगे, क्लॉकवाइज। तो इन दोनों के आघूर्ण का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो PL + T1 × B = T2 × A, ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए हो गया। इसको मैंने सरल कर लिया यानी इसको इधर ले गया, तो ये समीकरण आ गई। अब मान लेते हैं अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये T1 हो जाता और ये T2 हो जाता। क्लियर है चीज। तो T2 इसका मतलब क्या हो गया, इस समीकरण को ही दोबारा लिखें एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो P × L + T2, अब ये T1 की जगह T2 हो गया तो T2 × B, दोनों एक ही दिशा में होंगे, माइनस T1 × A। अब ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए T1 बन जाएगा तो T1 × A, इसको मैं उधर ले गया तो ये समीकरण हो गई एंटी क्लॉकवाइज। यानी व्यवस्था वही है, केवल ड्रम के घूमने की दिशा को बदल देते हैं तो ये एक प्लस दूसरा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। लेकिन यहां पर एक चीज कैलकुलेशन में निकल कर आती है, वो है सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। सेल्फ लॉकिंग ब्रेक क्या होता है? सेल्फ लॉकिंग ब्रेक होता है जब हमें ये बल लगाना ही नहीं पड़े और अपने आप ब्रेक लग जाए। अर्थात P का मान कितना हो, या तो 0 हो या माइनस बल का मतलब क्या है कि या तो इसकी दिशा बदल दी तो ब्रेक वैसे ही नहीं लगेगा क्योंकि ये बेल्ट ढीली हो जाएगी। अर्थात वो कंडीशन जिसके लिए कि P का मान 0 हो तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग कंडीशन। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज है, या मैं P का मान 0 यानी इसका मान 0 या इससे कम कर दूं, यानी ये जो मान है ये मान ये <= 0, तो देखिए ये उधर चला जाएगा तो T2/T1, ये उधर चला जाएगा तो T2/T1 = B/A = या लेस देन।
तो क्लॉकवाइज के लिए सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन क्या हो गई? सेल्फ लॉकिंग का मतलब हमें ब्रेकिंग फोर्स लगाना ही नहीं पड़े और अपने आप ब्रेक लग जाए, यानी लॉक हो जाए। तो उसके लिए यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो T2/T1 जो है वो लेस देन इक्वल टू B/A होना चाहिए। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ड्रम, तब कंडीशन होती है T1/T2 इज इक्वल टू B/A। यानी देखिए ये तो सेम है लेकिन ये उल्टे हो जाते हैं। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि B क्या है और A क्या है। तो आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि बैंड ब्रेक्स क्या, सबसे पहले पढ़ा ब्रेक क्या काम आते हैं, बैंड क्या होता है, बैंड ब्रेक्स कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से ये कार्य करते हैं और क्या इनकी कैलकुलेशन है। तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।